क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट वैसे तो वही है सेम। 7x minus 2y 7x minus 2y upon xy equals to 5, ठीक है। और इसके बाद 8x plus 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 50। ये हमारे पास में दो इक्वेशंस है, मुझे दोनों को सॉल्व करना। दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन बनाना जरूरी है, नहीं तो हम इस xy को उधर ले जाते। अगर xy को उधर ले जाते तो भी इक्वेशन बन जाती 7x minus 2y इक्वल्स टू 5xy, फिर भी सॉल्व हो जाता। लेकिन उसमें फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती क्योंकि इधर xy आ जाता और उसकी पावर हो जाती 2, ठीक है। तो हमें लीनियर इक्वेशन ही बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए देखो 7x के अपॉन में आप xy लिख दीजिए, 2y के अपॉन में भी xy इक्वल्स टू 5, ऐसे ही 8x के अपॉन में xy, 7y के अपॉन में भी xy इक्वल्स टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x equals to 5 and 8 upon y plus 7 upon x equals to 50। अब वही पुराना प्रोसेस पुट करेंगे। हमने पुट किया 1 upon y equals to u and 1 upon x equals to v। अरे मेरा एक मार्कर मेरी बिटिया के पास आ गया। 1 upon y की जगह u, तो ये बनेगा 7u minus 2v equals to 5 और ये बन जाएगा 8u 8u 1 अपॉन y को इस बार u लिया है, ठीक है। 1 अपॉन y को क्या ले लिया u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। हाँ जी सौरभ जी बताइए u इक्वल करें या v? सर ये मतलब ऐड होंगे क्योंकि v वाले वो है तो कट जाएंगे। पहले ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। पहले तो मुझे उसके कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, या तो मैं u के बनाऊंगा या v के बनाऊंगा। कौन से वाले बनाऊं? u वाले। तो देखो नीचे u के साथ है 8 और ऊपर u के साथ है 7। ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 के साथ, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 के साथ। तो 8 7 जा 56u, 8 2 जा 16v, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56u, 7 7 जा 49v, 15 7 जा 105। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 डाल देते हैं। अभी तक मैंने इक्वेशन ही नहीं डाल दी। अब हमारे पास सेम है और इनके साइन भी क्या है? सेम। तो क्या होगा ये? तो कट हो जाएगा सर क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गए। सब्ट्रैक्ट ऐड अगर ऐड करेंगे तो 56u प्लस 56u डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जैसे ही मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो उसके साइन चेंज। -9 और 6 माइनस का 65v इक्वल्स टू यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 65, कैंसिल हो गया। 65v इक्वल्स टू 65, यह v हुआ 65 अपॉन 65। v कितना हो गया मेरा? 1। अब मुझे u भी निकालना है। u किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 56u minus 16 v की जगह 1 इक्वल्स टू 40, 56u minus का 16 इक्वल्स टू 40, 56u 40 minus 16 इधर आया तो या फिर u कितना आया? 1। अब u और v मेरे पास दोनों आ गए, दोनों को वापस रख दो। u इक्वल्स टू क्या है? 1 अपॉन y। u इक्वल्स टू 1 है, इसकी जगह रखा 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो y बन जा y। इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आया? 1। ऐसे ही v इक्वल्स टू कितना है? 1। v इक्वल्स टू क्या है? 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इसका आंसर। कॉपी कीजिए। अब इससे नेक्स्ट
अब जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम यही है। देखिए जरा, इसको मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट क्या कह रहा है हमें, 6x plus 3y equals to 6xy and 2x plus 4y equals to 5xy। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 6x plus 3y equals to 6xy है, इससे ये जो xy है इधर ले जाओ, 6x plus 3y अपॉन में ले जाओ xy equals to 6। Getting my point? तो 6x upon xy 3y upon xy equals to x से y से 6 upon y plus 3 upon x equals to 6। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही 6x plus 3y नहीं, फिर सेकंड इक्वेशन देखो, इसका यूज नहीं करना चाहिए, 2x plus 4y equals to क्या है 5xy। इस xy को इधर ले जाओ अपॉन में 2x plus 4y upon xy equals to 5। 2x upon xy 4y upon xy equals to 5। x से y से दूसरी इक्वेशन ये आ गई 2 upon y equals to 4 upon x। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे पहले किया था 1 upon y को क्या ले लेना u and 1 upon x को क्या ले लेना v और नॉर्मली सॉल्व। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4। ऐसे ही 15 upon x plus y minus का 5 upon x minus y is equal to -2। अब इसमें पुट करना है, ठीक है आशीष, क्या पुट करना चाहिए सर x। देखो इसमें x और y दोनों ही नीचे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या है, जो नीचे है उसी को पुट कर दो। 1 upon x plus y को ले लेंगे हम u and 1 upon x minus y को ले लेंगे v। 1 upon x plus y को u और 1 upon x minus y को v। जब ऐसा करते हैं तो ऊपर की इक्वेशन आ जाती है 10u plus 2v equals to 4। चाहे तो हम इसे कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 5u plus v equals to 4। ये कॉमन होके कट जाएगा, लेकिन कॉमन तभी लेना जब सामने वाला कैंसिल हो रहा हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो ये बन गई 5u plus v equals to 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में भी 1 upon x plus y क्या है u, तो ये बन जाएगा 15u minus 5v equals to -2। देखो यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया जा सकता है इस तरफ से, लेकिन वो कट किसे करेगा, किसी को भी नहीं, इसीलिए मैंने कॉमन नहीं लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो उसने कट किया। अब हमें कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, कोई भी सेम बन सकते हैं ub और vv। मैं v वालों को सेम बनाता हूँ, उसके लिए सिर्फ ऊपर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ऊपर क्या कर दूं, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो जब ऐसा करते हैं तो 5 5 जा 25u प्लस का 5v करेंगे ना तब तो 15 आएगा। है बेटा, v को करना।
v को कर रहा हूँ 5 3 जा 5v 5 2 जा 10। नीचे है हमारे पास 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। इसे इक्वेशन 3 और 4 लिख लो। देखो यहाँ पर पहले से ही ऑपोजिट साइंस है तो क्या होगा ये ऐड। तो एडिंग थर्ड प्लस फोर्थ। जब मैं ऐड करता हूँ 25 प्लस 15 40u इक्वल्स टू 8 या u इक्वल्स टू आया 8/40। u कितना आया 1/5। अभी तो u आ गया, अब v निकालना है। u की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में। Substituting the value of u in equation first। equation first में substitute करो 5u plus v equals to 2 5u plus v equals to 2 5 u की जगह कितना आया 1/5 plus v equals to 2 5 से v equals to 2 या v कितना आया 2 माइनस 1 v कितना आ गया 1। अब ये सब वैल्यूज को रख दो। u इक्वल्स टू क्या है 1/x प्लस y। तो और v इक्वल्स टू क्या है 1। तो we have u इक्वल्स टू 1/5 और इधर जो u इक्वल्स टू है वो क्या है 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/5। रेसिप्रोकल कर दो तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही v इक्वल्स टू कितना है 1। अब ये जो v है ये क्या है 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1। रेसिप्रोकल कर देंगे तो x माइनस y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो अभी भी x और y नहीं आया है, अभी भी क्या है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अभी ये एक बार और सॉल्व होंगे। मेरी बात समझ में नहीं आई। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 1। दोनों को ऐड कर दो। ये फर्स्ट और सेकंड लिख दिया था मैंने वहां पर, तो चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। x और x कितना हुआ 2x, ये कैंसिल हो गया 5 और 1 6। x इक्वल्स टू आया 6/2। x कितना आया 3। इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कर दो x प्लस वाई इक्वल्स टू है 5। x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। y कितना आया 2। x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 हमारे आंसर्स आ गए। कॉपी कीजिए। बैक वाली तो आसानी से मिल जाती। साफ करनी होगी। और इधर से कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा एकदम। थिनर से थिनर से करूँगा यार, थिनर भी नहीं पता नहीं कहाँ गया।
लगता है वो काफी पुराना हो गया, इसमें ग्लेस नहीं रहेगा। ये वाली तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली सैनिटाइजर मार देखो। सैनिटाइजर से जो हो जाता है साफ। हाँ सर, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है ना, हाँ सर, इसलिए थिनर में भी अल्कोहल होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व कर देता है इनको, वो एकदम क्लियर हो जाता है। स्प्रे मार दिया सही कह रहा है, आज शाम को मारो। You are right, is the सर। वैसे आइडिया बलो नहीं करता। अरे जैसे क्या तो कह रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा काम। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 8। क्वेश्चन तो सभी सेम है, यही है वैसे। यह है 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू हमारे पास है 3/4। ये तो 1/2 3x + y माइनस का 1/2 3x - y इज इक्वल टू है माइनस का 1/8। हाँ जी भैया, क्या पुट करेंगे? 1/x + y is equal to u. नहीं, 1/3x + y इक्वल्स टू सर 3 क्यों नहीं? वो अगर ऐसे होता, देखो 1/3 और x + y मतलब 3 की दोनों से मल्टीप्लाई होती, तो फिर 1/x + y को ले लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 की सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस y, ये एक ही टर्म है, ठीक है। तो कंप्लीट को लेंगे, तो हम पुट करेंगे 1/3x + y को लेंगे u एंड 1/3x - y को लेंगे v। तो देखो 1/3x + y को क्या लेंगे, u प्लस 1/3x - y को लेंगे v इक्वल्स टू 3/4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 1/3x + y से क्या लेंगे, u 1/3x + y पूरा से क्या लेंगे, u। तो ये बना u/2। ऐसे ही 1/3x + y को लेंगे v, तो ये बन जाएगा v/2 माइनस का 1/8, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आज था, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? सर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। नहीं, सबसे पहले जो अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इनका एलसीएम 4 है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 2 और 8, इनका एलसीएम कितना है 8, नीचे 8 से मल्टीप्लाई। वैसे बिना इसके भी कर सकते हो आप, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 4 × u 4u, नीचे वाला 4 पर मल्टीप्लाई भी तो भेज सकते हैं। हाँ वही कर सकते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 4 × u 4u, 4 × v 4v, और ये जब 3/4 को यूज 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आया 3, यह इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही 8 को करेंगे तो 8u/2 4u, 8v/2 4v, -8/8 -1। अब देखो यहाँ पर अपने आप हमारे कोएफिशिएंट भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, तो हम इसे ऐड कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। तो 4u + 4u कितना हुआ 8u इक्वल्स टू 4u + 4u कैंसिल हो गया, 3 - 1 कितना हो गया 2। तो इधर भी करके लिखा देता हूँ, कैंसिल 8u इक्वल्स टू 2। तो u इक्वल्स टू कितना आया 2/8, u कितना आया 1/4। अब जो u की वैल्यू आ गई उसे या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या इक्वेशन सेकंड में, तो या इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फोर्थ में, तो मैं थर्ड में रख देता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में से रख दो, तो 4u + 4v इक्वल्स टू 3, 4u + 4v इक्वल्स टू 3, 4
u की जगह 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4b 3 प्लस का b 1 इधर आया तो b इक्वल्स टू कितना आया, b कितना आ गया 1/2। अब u और v की वैल्यू सब ये तो -1/4 है क्यों, 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अब u मेरे पास में 1/4 है और v कितना है 1/2। अब अगर हम u की वैल्यू को वापस रख ले तो u कितना था मेरे पास 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से अगर रेसिप्रोकल कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन रोमन फर्स्ट डाल देते हैं। ऐसे v कितना है 1/3x माइनस y, 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर ले तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 2। ये आ गई हमारी रोमन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। 3x प्लस y इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 2। दोनों को ऐड किया 6x इक्वल्स टू 6, या x कितना आया 6/6, x आया 1। अब मुझे y लाना है तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस y इक्वल्स टू 4, 3x की जगह 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, या y आया 4 माइनस 3, y कितना आया 1, x इक्वल्स टू आया 1 एंड y इक्वल्स टू भी आया 1। दोनों कॉपी करो। नेक्स्ट है भाई, चाहे मान लो या नहीं मान लो, मुझे तो ये पता है कि आसफ नगर के सारे लूजर अमीर ही हैं। सही कह रहा नहीं कह रहा, जो तो बोली जहाँ से ब्लू से लिखा ये ब्लू वाले में कुछ परमानेंट मार्कर का वो मिल गया, हो सकता है देख जहाँ पे से ब्लू से लिखा वो मिल नहीं रहा, जो सैनिटाइजर वाला स्प्रे मारते हैं पास। अरे देख मजा आ जहाँ पर ब्लू है ना वहाँ पर से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा, और जगह से मैं क्लियर कर रहा हूँ ये हो जा रहा है। हाँ सर थोड़ा कंट्रास्ट हो गया होगा ना, मतलब गाढ़ा एकदम। इंक तो यही है ये, बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसे खुरच के मिटाना पड़ रहा है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। रोइंग समझते हो, जो ऐसे चप्पू मारते हैं, अच्छा, उसको रोइंग कहते हैं, ठीक है। तो पहली मैंने कहा अगर let the speed of Ritu, speed of rowing of Ritu in still water bx and the speed of current by। अब समझो जरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऋतु जो है बोट को रो करती है ऐसे करके, तो जब रो करेगी तो रो नदी में अगर आप रो करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो करंट के साथ यानी बहाव के साथ में, और एक बहाव के खिलाफ। जिन बच्चों को स्विमिंग आते हैं वो भी इस बात को जानते होंगे कि अगर हम करंट के साथ तैरेंगे, ठीक है, और एक क्या हो सकता है करंट के अगेंस्ट तैरेंगे।
तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि जो ऋतु की रोइंग की स्पीड है स्टिल वाटर में यानी रुके हुए पानी में वो क्या है x, और जो बहाव है उसकी अपनी स्पीड क्या है y। अब स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है बहाव के खिलाफ। जब हम बहाव के खिलाफ रो करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी माइनस। देखो उसकी स्पीड में से क्या हो जाएगी करंट की स्पीड माइनस। देखो तुम्हें समझाता हूं। मान लिया कि हम x स्पीड से जा रहे हैं, हमारी जो मोटर बोट है उसकी स्पीड कितनी है x, और इसी साइड बहाव भी है, बहाव की स्पीड क्या है y। तो ये तो मोटर बोट की अपनी स्पीड थी और इसी साइड बहाव भी है, तो बहाव की स्पीड क्या होगी मोटर बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर हम इस साइड जा रहे हैं x स्पीड से और बहाव इस साइड है, तो अब अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो अब स्पीड क्या हो जाएगी नहीं आई बात समझ में। सर लेकिन वो तो स्टिल वाटर में है ना, रुके हुए में। हाँ तो स्टिल वाटर में ना, मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है x। सर रुके हुए पानी में है वो तो। हाँ समझ तो लो मेरी बात को बेटा। रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है x, और जब वो और बहाव की स्पीड कितनी है y, है ना। रुके हुए पानी का मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है x, जब किसी तरह का करंट नहीं है। जब नदी में किसी भी तरह का करंट नहीं है तो उसकी स्पीड कितनी है x है, ठीक है। और करंट की स्पीड यानी बहाव की स्पीड कितनी है y, बहाव की अपनी स्पीड कितनी है y। तो अब जब ये अपस्ट्रीम जाएगा बहाव के खिलाफ जाएगा तो उसकी अपनी स्पीड में से बहाव की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। अगर वो रुके हुए पानी में स्पीड से जाता है तो अब बहाव की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। मान लो अगर वो रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता था, ठीक है। अब करंट की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर है, तो अब वो करंट क्या करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कम कर देगा। हाँ इतनी स्पीड उसकी कम कर देगा। यानी अब अपस्ट्रीम की स्पीड से जा सकेगा 5 - 2 3 किलोमीटर पर आवर से जा सकेगा। अभी भी नहीं आई बात समझ में। देखो दोबारा से समझो। ये रुके हुए पानी में स्पीड का मतलब है कि जब कोई किसी भी तरह का करंट नहीं है, स्टिल वाटर का मतलब जब किसी भी तरह का करंट नहीं है तब की उसकी स्पीड कितनी है x, और जब वो करंट के अगेंस्ट जाएगा तो इस स्पीड में से अगेंस्ट वाली स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। अब आई बात समझ में, क्लियर हुई। तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी x - y। अच्छा अब ऐसे ही स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम, जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। उसकी नॉर्मल स्पीड तो कितनी थी x, और इस बार उसे बहाव का साथ भी मिल गया, है ना। अपनी स्पीड तो थी जिससे जाता, चाहे पानी में स्ट्रीम होती चाहे नहीं होती। अब उसको क्या मिल गया बहाव का साथ भी मिल गया। तो अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है x + y। अब ये क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कंडीशन फर्स्ट, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन कितना 2 आवर्स, यानी कि डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर कितने टाइम में चल सकता है 2 आवर्स में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितनी डिस्टेंस चला 20 किलोमीटर। अच्छा कब जा रहा था ये डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड लेंगे x + y, और टाइम कितना लगा 2 आवर्स। 2 से ये कैंसिल 10, x + y = 10। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी क्या कह रहा है, ऋतु कैन रो अपस्ट्रीम, ऋतु कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4
किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम जो है 2 आवर्स में कितना चल सका, सिर्फ 4 किलोमीटर। तो फिर से वही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार डिस्टेंस कितनी, 4, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के लिए, x माइनस y, और टाइम कितना, 2 आवर्स, 2 से कैंसिल होके ये, तो यहाँ से आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसे लिखो 3 और इसे लिखो 4, 3 प्लस 4 दोनों को ऐड कर दो, x प्लस x 2x इक्वल्स टू, तो स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो स्पीड है, स्पीड इन स्टिल वाटर भी 6 किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी में जो स्पीड है कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब y निकालो, वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y कितना आया, 10 माइनस 6, y आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट यानी जो नदी का बहाव है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कॉपी करो।